हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा हम इसमें सोलर सिस्टम से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। किससे? सोलर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं जो आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, और यह ऐसे प्रश्न दोस्तों जो पहले में पूछे जा चुके हैं, जो पास्ट में पूछे जा चुके हैं और या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने ऐसे ही 100 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्या कहता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन में है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है एलेक्जीमेंडर, ऑप्शन सी है इरेटोस्थनीज, या फिर ऑप्शन डी है जो है हिकैटियस। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो हिकैटियस है, हिकैटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? आपके ऑप्शन में है इरेटोस्थनीज, हिपार्कस, या फिर हिकैटियस, या फिर हेरोडोटस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में जो है भूगोल को स्थापित किया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका क्या है? ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन में है हिकैटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, या फिर एलेक्जीमेंडर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि इरेटोस्थनीज ने जो है सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी शब्द की जो है सबसे जो परिभाषा है वो यही है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? आपके ऑप्शन में है नंबर 1 टॉलमी, जो बी है कांट, नंबर सी है वारेनियस, और नंबर डी है टेलर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो वारेनियस है, इन्होंने जो है ये कहा था सबसे पहले कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, भूगोल का भूतल का अध्ययन है। क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? भूगोल का भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? ऑप्शन में टॉलमी, कांट, वारेनियस, या फिर हम्बोल्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि भूगोल का अध्ययन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह कहा था कांट ने। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भौगोलिक विचारधाराओं, क्या भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? क्या है? नवनियतिवाद की विचारधारा का। आपके ऑप्शन में है फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन बी है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी है रेबे, या फिर ऑप्शन डी है विडाल डी ला ब्लास। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो नवनियतिवाद विचारधारा का प्रवर्तक है वह है जो है ग्रिफिथ टेलर। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? ऑप्शन में है डटन, ठीक है, ऑप्शन बी है जेम्स हट्टन, कौन? जेम्स हट्टन, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है वाल्टर पेंक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो जेम्स हट्टन है उन्होंने यह कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है स्थल रूप। क्या स्थल रूप जो है संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है?
ऑप्शन में है वाल्टर पेंक का है, ठीक है, ऑप्शन बी है WM डेविस का है, ऑप्शन सी है LC किंग का है, या फिर ऑप्शन डी है पेल्टियर का है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह जो है कहा था WM डेविस ने। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का? ठीक है, कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कथन कहा था? तो आपके ऑप्शन में दिया गया है कार्ल सावर, ऑप्शन बी है NJ स्पाइकमैन, ऑप्शन सी है HJ मैकिंडर और ऑप्शन डी है DH व्हीटेल्सी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कार्ल सावर द्वारा, किसके द्वारा? कार्ल सावर द्वारा यह कहा गया था कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल जो है कहाँ का, किसका? भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भू आकृति विज्ञान, क्या? भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन में है डेविस, पेशेल, पेंक या फिर हट्टन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो पेशेल हैं इन्हें भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, रुको और जाओ, क्या? रुको और जाओ नियतिवाद यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? आपके ऑप्शन में दिया गया है AJ थर्बर्टसन, ऑप्शन बी है जॉर्ज टैथम, ऑप्शन सी है हार्टशोर्न और ऑप्शन डी है ग्रिफिथ टेलर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो ग्रिफिथ टेलर है, कौन? ग्रिफिथ टेलर, वह रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी, क्या? मानव अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आपके ऑप्शन में दिया गया है विडाल डी ला ब्लॉस, ठीक है, ऑप्शन बी है जीन ब्रून्स, ऑप्शन सी है हेटनर और ऑप्शन डी है H बैरोज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में जो है परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक थे H बैरोज। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शन में है थेल्स, ऑप्शन बी में है टॉलमी, ऑप्शन सी में है स्ट्रेबो और ऑप्शन डी में है थियोफ्रेस्टस। क्या है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता जो है थेल्स को माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? आपके ऑप्शन में फेब्रे, ब्लॉश, सैम्पुल या फिर जीन ब्रून्स। दोस्तों यह प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो यह कथन है यानी कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो इसको कहा था जिन्होंने, वो है जीन ब्रून्स। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? आपके ऑप्शन में है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है HJ हर्बर्टसन, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक रेडजेल और ऑप्शन डी है हम्बोल्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कार्ल रिटर को जो है, किसको? कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल जियोग्राफी का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मानव भूगोल के संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन में ब्लॉस, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर या फिर जीन ब्रून्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो है कार्ल रिटर को जो है मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन में है ब्लॉस, हंटिंगटन, ऑप्शन सी है कुमार सैमपुल और ऑप्शन डी है हमबोल्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो कुमार सैमपुल है जो है यह मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह इनके द्वारा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? आपके ऑप्शन में दिए गए हैं इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी है हिप्पार्कस, ऑप्शन सी है हिकैटियस और ऑप्शन डी है हेरोडोटस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि इरेटोस्थनीज को जो है यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन में हिकैटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज या फिर एनेक्जीमेंटर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि इरेटोस्थनीज ने जो है ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? किसकी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन में है गैलीलियो, जेएल बेयर्ड, कोपरनिकस या फिर केपलर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि कोपरनिकस ने जो है सौर प्रणाली की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर पुच्छल तारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि ग्रह कहलाते हैं, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं वह ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किसी ग्रह के क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर सौर तारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, उनको उपग्रह कहा जाता है। नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन में न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या फिर गैलीलियो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि केपलर ने जो है ग्रही गति का नियम प्रतिपादित किया था, जिसमें केपलर ने जो है कितने नियम बताए थे? 3 नियम बताए थे। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन में 8, 9, 10 या फिर 11। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है वह 8 है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें कि पहले वर्ष 2006 से पहले, कब से? वर्ष 2006 से पहले जो है ग्रहों की संख्या हुआ करती थी 9। कितनी हुआ करती थी? 9। लेकिन वर्ष 2006 में जो है प्लूटो को, किसको? प्लूटो को जो है दोस्तों क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। किस ग्रह की श्रेणी में? क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में प्लूटो को डाल दिया गया था, जिससे अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी बची है? तो वह बची है 8। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र या फिर बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, इससे पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? आपके ऑप्शन में है मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति या फिर मंगल, शुक्र, बृहस्पति और बुध। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति।
तो दोस्तों अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? आपके ऑप्शन में दिया गया है हिकेटियस, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है अरस्तु और ऑप्शन डी है इरेटोस्थनीज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि इरेटोस्थनीज द्वारा जो है सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा गया था। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? आपके ऑप्शन में है 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 43 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 80 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 30 किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है वह उसके विषुवतीय व्यास से जो है 43 किलोमीटर कम है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? आपके ऑप्शन में 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर और 12,600 किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह लगभग 12,750 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन में है परिभ्रमण, ऑप्शन बी है कक्षा, ऑप्शन सी है घूर्णन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह समय क्या कहलाता है? वह समय कहलाता है घूर्णन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पृथ्वी की गति, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है क्या? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? आपके ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए है उत्तर अयनांत, ऑप्शन बी है दक्षिण अयनांत, ऑप्शन सी है अपसौर और ऑप्शन डी है उपसौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है वह अपसौर की स्थिति में होती है। अपसौर की स्थिति में यानी कितनी हो जाती है? 15 करोड़, कितनी हो जाती है? 15 करोड़ 20 लाख, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी हो जाती है अपसौर की स्थिति में। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। पृथ्वी घूर्णन करती है इस वजह से, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण काल है, पृथ्वी का अक्ष 66.5 डिग्री आनत है या फिर उपर्युक्त बी और सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी का परिक्रमण काल है, इस वजह से जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, वरुण और मंगल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि पृथ्वी से आकार में जो छोटे ग्रह हैं वह कौन कौन से हैं? तो वह है शुक्र और मंगल। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ऑप्शन ए है अरिस्टोटल ने कहा था, ऑप्शन बी है कोपरनिकस ने, ऑप्शन सी है स्ट्राबो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अरिस्टोटल द्वारा सर्वप्रथम यह कहा गया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी की धुरी है क्या झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या फिर वक्रीय? तो दोस्तों इस प्रश्न का सटीक उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो पृथ्वी की धुरी है वह झुकी हुई है। और कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी की जो धुरी है दोस्तों वह झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? आपके ऑप्शन में दिया गया है बुध में, बृहस्पति में, शुक्र में या फिर मंगल में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि मंगल ग्रह में जो है वायुमंडल पाया जाता है। और मंगल ग्रह की जो परिस्थितियां हैं
वो लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह की जो भी परिस्थितियां हैं लगभग वो पृथ्वी के समान है। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? किस रंग का? लाल रंग का। ऑप्शन में है शुक्र है, शनि है, मंगल है और वरुण है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो लाल रंग का ग्रह है, जो लाल रंग का ग्रह दिखाई देता है वह है मंगल। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? आपके ऑप्शन में है अरुण, वरुण, मंगल या फिर बृहस्पति। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो पृथ्वी के अतिरिक्त अगर ऋतु परिवर्तन कहीं संभव है तो वह है मंगल ग्रह, क्योंकि आपको मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि जो है मंगल की जो भी परिस्थितियां हैं वो लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र और ऑप्शन डी है शनि। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो पृथ्वी के अतिरिक्त वह ग्रह है जिसमें मानव उपस्थिति की संभावनाएं पाई जाती हैं वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? आपके ऑप्शन में मीर, ऑप्शन बी है एडवेंचर, ऑप्शन सी है रोहिणी और ऑप्शन डी है पाथफाइंडर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो सर्वप्रथम मंगल पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान था वह है पाथफाइंडर। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, किसमें पृथ्वी के अलावा, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। आपके ऑप्शन में बृहस्पति, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है यूरोपा और ऑप्शन डी है चंद्रमा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो मंगल ग्रह है दोस्तों उसमें पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का जो मंगल ग्रह का जो पर्यावरण है दोस्तों वह जो है जीवन के लिए अनुकूल है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। आपके ऑप्शन में है यूरेनस के विषय में, ऑप्शन बी है नेपच्यून के विषय में, ऑप्शन सी है शनि के विषय में और ऑप्शन डी है मंगल के विषय में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि मंगल के विषय में जो है दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव जो है वह लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन में फोबोस, डिमोस, लेडा या फिर हार्डेलिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डिमोस। याद रखना है दोस्तों आपको। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, रात्रि को आकाश में कौन सा लाल ग्रह दिखता है? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन में दिया गया है मंगल, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन ए है बुध ग्रह, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति और ऑप्शन डी है शनि। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि मंगल ग्रह। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन में यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो बृहस्पति है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? आपके ऑप्शन में दिया गया है गैस के, ऑप्शन बी है तरल पदार्थ के, ऑप्शन सी है अशांत बादलों के या फिर ऑप्शन डी है भूमि के। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे प्रतीत होते हैं, जो संकेत वो किसके संकेतक है? तो वह है अशांत बादलों के। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? आपके ऑप्शन में दिया गया है मंगल ग्रह की खोज के लिए, ऑप्शन बी है बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए,
ऑप्शन सी है नेपच्यून ग्रह की खोज के लिए और ऑप्शन डी है शनि ग्रह की खोज के लिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भेजा गया गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान था वह बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मैगलन अभियान, ध्यान रखना है आपको, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है दोस्तों। इस प्रश्न का सही ऑप्शन दिया गया है मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह या फिर शुक्र ग्रह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो मैगलन अभियान था वह बृहस्पति ग्रह से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। शुक्र से टकराया था, मंगल से टकराया था, बृहस्पति से टकराया था या फिर शनि से टकराया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है बृहस्पति यानी कि जो शुमेकर लेवी 9 है, शुमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु था वह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है। आपके ऑप्शन में दिया गया है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है शुक्र। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो सूर्य के गिर्द परिक्रमा में यानी कि जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाने में सबसे ज्यादा समय लेने वाला ग्रह है वह है बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन में है टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा या फिर गैनीमीड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमीड। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है। आपके ऑप्शन में दिया गया है बृहस्पति, ऑप्शन बी है अरुण, ऑप्शन सी है वरुण और ऑप्शन डी है शनि। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जो शनि ग्रह है दोस्तों उसके चारों ओर वलय पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। आपके ऑप्शन में शनि, मंगल, बृहस्पति या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो जूनो मिशन है वह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। याद रखना है आपको किस ग्रह से संबंधित है, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। और कौन सा मिशन है, तो वह है जूनो मिशन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। आपको बताना है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है, शनि का उपग्रह है, यूरेनस का उपग्रह है या फिर नेपच्यून का उपग्रह है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो टाइटन नामक उपग्रह है दोस्तों वह शनि का उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न है शनि ग्रह क्या है। शनि है प्लूटो से ठंडा है, क्या है प्लूटो से ठंडा। ऑप्शन बी है नेपच्यून से ठंडा, ऑप्शन सी है नेपच्यून से गर्म या फिर ऑप्शन डी है जुपिटर से गर्म। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो शनि ग्रह है दोस्तों वह नेपच्यून से अधिक गर्म है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। आपके ऑप्शन में गैलीलियो, कोपरनिकस, टॉलमी या फिर केपलर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जो शनि ग्रह को सब देखने वाले सबसे पहले खगोल शास्त्री थे वह थे गैलीलियो। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन में बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर प्लूटो। तो दोस्तों शनि वह ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है शनि ग्रह के चारों ओर, किस ग्रह के, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन में 6, 8, 10 या फिर 12। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वलयों की संख्या है वह है 10।
अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? में दिया गया है अरुण, वरुण, पृथ्वी या फिर शनि। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सौर मंडल का सबसे घनत्व वाला जो ग्रह है, सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वह है शनि। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? दोस्तों क्या कहता है कि सौर मंडल का जो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में है अरुण, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है पृथ्वी। दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वह है शनि। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है शनि यानी कि सैटर्न का ग्रह, सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन में टाइटन, एटलस, टेलेस्टो या फिर प्लापेट्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह है टाइटन। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? ऑप्शन में यूरेनस, बृहस्पति, शनि या फिर मंगल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि शनि। यानी कि दोस्तों शनि ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर स्पष्ट वलय पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि यूरेनस की खोज किसने की थी? किसने की थी यूरेनस की? आपके ऑप्शन में है हर्शेल, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है कोपरनिकस और ऑप्शन डी है केपलर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि हर्शेल द्वारा जो है यूरेनस की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? आपके ऑप्शन में है बृहस्पति, प्लूटो, यूरेनस या फिर वीनस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि जो यूरेनस है दोस्तों वह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। ठीक दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? आपके ऑप्शन में है 27, 18, 10 या फिर 12। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि जो यूरेनस के उपग्रह हैं, उपग्रहों की संख्या है वह है 27। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन में है यम, अरुण, वरुण या फिर शनि। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि अरुण ग्रह वह ऐसा ग्रह है जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है ओबेरॉन, कौन सा? ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ऑप्शन में बृहस्पति, शनि, वरुण और मंगल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा यह शनि ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है अपनी धुरी पर, किस पर? अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन में है बृहस्पति, शनि, अरुण या फिर वरुण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि अरुण ग्रह को जो है लेटे हुए ग्रह के नाम, उपनाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? आपके ऑप्शन में दिया गया 29, 48 वर्ष, 84 वर्ष या फिर 92 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि यूरेनस द्वारा सूर्य के परिक्रमा लगाने का समय है वह है 84 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन में है नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस या फिर वरुण। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि
जो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है दोस्तों, वह है यूरेनस। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? आपके ऑप्शन में है बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या फिर वरुण। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह है वह है वरुण। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? आपके ऑप्शन में है नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल या फिर बुध। दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि सौर परिवार के जो निम्न ग्रह दिए गए हैं उनमें से सबसे ठंडा ग्रह जो है वह है नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन में मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण जो है वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कहता है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन में बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति और शनि या फिर अरुण और वरुण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है वह जाना जाता है अरुण और वरुण को। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में बुध, शुक्र, मंगल या फिर पृथ्वी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? आपके ऑप्शन में दिया गया है बुध, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है नेपच्यून और ऑप्शन डी है शनि। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि बुध। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो बुध ग्रह ऐसा है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि नेपच्यून ग्रह वह ग्रह है जो है सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है कहां पर? किस ग्रह पर वर्ष सबसे बड़ा होता है? शनि पर होता है, बृहस्पति पर होता है, नेपच्यून पर होता है या फिर पृथ्वी पर होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि नेपच्यून पर जो है दोस्तों वर्ष की अवधि सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सौर मंडल का वाह्यतम ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन में है पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून या फिर शनि। दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो नेपच्यून ग्रह है दोस्तों वह बाहरी ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला ग्रह क्या है? अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, यम अथवा कुबेर यानी कि प्लूटो की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलक द्वारा की थी? खगोलक द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन में दिया गया है क्लाइड टॉम्बैक, ऑप्शन बी है जॉन गैले, ऑप्शन सी है विलियम हर्शेल और ऑप्शन डी है जेम्स पी हब्बल। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो यम अथवा प्लूटो यानी की खोज की गई थी 1930 में, वह की गई थी क्लाइड टॉम्बैक द्वारा। कब की गई थी? 1930 में। कौन सा ग्रह था? प्लूटो। ठीक है दोस्तों, और किसने किया था? तो किया था क्लाइड टॉम्बैक ने। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? ऑप्शन में चंद्रमा, बुध, शुक्र या फिर शनि। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि चंद्रमा वह आकाशीय पिंड है जिसको
की परिभ्रमण और परिक्रमण गति दोनों बराबर है। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? क्या कहलाता है? रात की रानी। ऑप्शन में चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल या फिर प्लूटो। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो चंद्रमा ग्रह है दोस्तों, इसको रात की रानी कहा जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न क्या है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन में 33%, ऑप्शन बी है 59%, ऑप्शन सी है 69% और ऑप्शन डी है 70%। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो पृथ्वी की सतह से जो है, पृथ्वी से हम जो चंद्रमा की सतह देख पाते हैं, चंद्रमा के कुल भाग का जो दोस्तों केवल 69% भाग ही दिखाई पड़ता है। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों क्लेवियस क्या है? अगला प्रश्न है क्लेवियस जो है निम्नलिखित में से क्या है? आपके ऑप्शन में बृहस्पति का उपग्रह है, ऑप्शन बी है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, ऑप्शन सी है जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो क्लेवियस है दोस्तों, वह चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच किसके? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में अंतः अंतरिक्ष, बाह्य अंतरिक्ष, सिसलूनर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि सिसलूनर, यानी कि जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो ये स्थान है, जो है ये अंतरिक्ष है, क्षेत्र है, इसको जो है सिसलूनर के नाम से जाना जाता है। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, चंद्रमा या फिर नेपच्यून। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो चंद्रमा है दोस्तों, वह बुध का ग्रह, वो सूर्य का ग्रह नहीं है। ये दोस्तों अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का, डिमोस, चंद्रमा, टाइटन या फिर लापेड्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों, वह है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन में दिया गया है चंद्रमा में, वरुण में, बृहस्पति में या फिर शनि में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो शांत समुद्र और तूफानों का महासागर स्थित है, वह स्थित है चंद्रमा में। ठीक है, आपको याद रखना ये कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है चंद्रमा में। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन ए है पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर पर या फिर चंद्रमा पर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है, वह चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए दिया गया लगभग 28.1 दिन, ऑप्शन बी है लगभग 30.2 दिन, ऑप्शन सी है लगभग 27.3 दिन और ऑप्शन डी है लगभग 28.3 दिन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो चंद्रमा को पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में समय लगता है, वह लगता है लगभग 27.3 दिन। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। आपके ऑप्शन में 1 सेकंड, 1 सेकंड से कम, 2 सेकंड से अधिक या फिर 2 सेकंड से कम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय लगता है, तो वह 2 सेकंड से भी कम लगता है। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन में बुध, शुक्र, चंद्रमा या फिर मंगल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि
चंद्रमा को जो है पृथ्वी के पुत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, आपके ऑप्शन में दिया गया सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग और सूर्य के द्रव्यमान का आधा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वह लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? क्या है आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आपके ऑप्शन में प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड नेब्यूला या फिर सिरियस। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो सिरियस है दोस्तों यह आकाश का सबसे चमकदार तारा है। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? हैली धूमकेतु का आवर्त काल होता है, आपके ऑप्शन में दिया गया है 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष या फिर 96 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो हैली धूमकेतु है उसका काल आवर्त काल होता है 76 वर्ष। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन में 4.5 घंटा, 4.5 दिन, 4.5 माह या फिर 4.5 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो सूर्य के अतिरिक्त तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय जो है वह है 4.5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मंगल एवं बृहस्पति, क्या है अगला प्रश्न? मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन में धूमकेतु, उल्का पिंड, उल्का या फिर क्षुद्र ग्रह। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, आकाशीय पिंड है, खगोलीय पिंड है, वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वह ग्रह हैं मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति या फिर शनि और अरुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि मंगल और बृहस्पति वह ग्रह हैं दोस्तों जिनके बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सिरस है, पलास है, जूनो है या फिर वेस्टा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह था वह है जूनो। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है धूमकेतु। क्या है अगला प्रश्न? धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि विकल्प कथन ए है जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। दो है जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। जो कथन 3 है, कथन सी है, वह कहता है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैंज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। और विकल्प जो डी है, कथन डी है, वह कहता है धूमकेतु की पुच्छ सदैव एक ही अभिविन्यास में रहती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैंज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन में दिया गया है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानों के मलबे हैं। कथन 2 है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ समय का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ठीक है, कुछ जो है क्षुद्र ग्रहों का व्यास 1000 किलोमीटर से भी बड़ा है। ठीक है, जो कथन 3 है वह क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं।
विकल्प बी है उसमें केवल 2 और 3 सही है। विकल्प सी है यानी कि केवल 1 और 2 सही है। और विकल्प डी क्या कहता है, केवल 1 और 3 सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि कौन सा सही उत्तर है दोस्तों, विकल्प सी यानी कि केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सूर्य ग्रहण के दौरान, इसके सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा आ जाता है। कब, सूर्य ग्रहण की स्थिति में। मान लीजिए कि सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो आ जाता है वह आ जाता है चंद्रमा। तो क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, यह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा इसके बीच में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ऑप्शन ए किरीट, ऑप्शन बी है प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी है वर्णमंडल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का जो किरीट भाग है वह दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण क्या, अगला प्रश्न क्या है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। आपके ऑप्शन में दिया गया है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य तथा पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं, या फिर इसका कोई निश्चित समय नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है वह स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। कथन दिए गए हैं, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। कथन 2 है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। कथन 3 है, जब अमावस्या का दिन होता है। और कथन 4 है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ये सही है यानी कि केवल 2 और 4, विकल्प बी यानी कि 1 और 3, विकल्प सी यानी कि केवल 2 और 3, विकल्प डी यानी कि केवल 1 और 4। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि केवल 2 और 3 जो कथन है वह सही है, यानी कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और वह दिन होता है अमावस्या का। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं तो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष में, कब, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। ऑप्शन है 5, 7, 9 या फिर 11। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि एक कैलेंडर ग्रह में दोस्तों जो अधिकांश ग्रहणों की संख्या है वह है 7। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, डायमंड रिंग की घटना होती है प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को, सूर्य ग्रहण के दिन या फिर चंद्र ग्रहण के दिन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि डायमंड रिंग की घटना होती है वह होती है सूर्य ग्रहण के दिन। अब नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न पर। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न क्या है, आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, सिजगी क्या है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, या फिर सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति। तो ऑप्शन सी है पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, और ऑप्शन डी है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो सिजगी है दोस्तों वह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।